नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात राज्यसभा चुनाव की। देश भर में राज्यसभा की खाली हुई सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 19 जून को देश भर की कुल 18 खाली सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। वैसे तो कुल 55 सीटें खाली हो गई थी, मगर इनमें से 37 सीटों पर प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया और अब जंग है 7 राज्यों की 18 सीटों पर, जिनमें से एमपी की भी 3 सीटें दांव पर लगी हैं। इन 3 सीटों पर दोनों पार्टियों के दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला होना है, मगर खास बात यह है कि 2 महीने पहले हुए कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे और बदली सरकार के बदले समीकरण के बीच चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए हैं। खास बात यह भी है कि चुनाव से पहले एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना भी है या टाल दिया जाएगा। ऐसे में राज्यसभा चुनावों की तारीख ने अब इसे और दिलचस्प बना दिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। कोरोना संकट काल के बीच चुनाव आयोग ने आखिरकार राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। एमपी की कुल 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन नतीजों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मतदान होगा और 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। एमपी से राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया, दिग्विजय सिंह और प्रभात झा का कार्यकाल यूं तो अप्रैल महीने में ही खत्म हो गया था, मगर कोरोना की वजह से चुनाव टलते गए, मगर अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह कि चुनाव से पहले एमपी में सरकार बदल चुकी है और साथ ही प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की संभावना भी जल्द है। ऐसे में दिलचस्प सियासी गुणाभाग दिखाई देने वाला है। जिन 3 सीटों पर चुनाव होना है उसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, बीजेपी में शामिल हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया, फूल सिंह बरैया और सुमेर सिंह सोलंकी प्रत्याशी हैं। तो क्या समीकरण है, किसके पास कितनी सीटें हैं, यह भी हम आपको सब बताएंगे। बीजेपी के पास 107, कांग्रेस के पास 92, 3 दूसरी पार्टियों के, 4 निर्दलीय और 22 दे चुके हैं इस्तीफा। 2 की मृत्यु हो गई थी, सीट अभी खाली, यानी कि उपचुनाव होना है। तो कुल 24 सीटों पर उपचुनाव है। मंत्रिमंडल की संभावना भी जल्द दिखाई दे रही थी हमने इसलिए कहा क्योंकि अब जब राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो क्या अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या यह रिस्क पार्टी लेगी या नहीं लेगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक, सीनियर लीडर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। इसके साथ साथ हरीश देवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ ही देर में हमें कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा जी भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले गोपाल भार्गव जी, अभी भी हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कहें। 19 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है या थी? देखिए, ये विषय जहां तक मैं समझता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री जी से या हमारे पार्टी के संगठन के नेताओं से यदि आप करते तो ज़्यादा उपयुक्त होता और उसका सटीक उत्तर भी आपके लिए मिल सकता था। गोपाल जी, आप अगर यहाँ बैठे हैं सर, तो आप इसीलिए बैठे हैं कि बीजेपी के थिंक टैंक रणनीतिकारों में से एक आप हैं। आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो मुझे सम्मान दिया कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये तो ठीक बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे नेता, मतलब सदन के नेता, मुख्यमंत्री जी और पार्टी संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं, ये हाईकमान उन्हीं के बीच में होती हैं। सामान्यतः सदस्यों के लिए या फिर जो उस चीज़ के भागीदार होना चाहते हों
उस पद के भागीदार होना चाहते हों उनके लिए सामान्यता उसमें शेयर नहीं किया जाता है, और ये मान्य परंपरा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस मान्य परंपरा के अंतर्गत ही ये सब हो रहा है, और जब भी होना होगा तो विधिवत सूचना मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से आपको दी जाएगी। अब मैं अभी इस विषय में कोई तिथि, तारीख या समय बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी ही जल्दी मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद का विस्तार होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये आवश्यक भी होता जा रहा है, और इसको हमारे सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं। गोपाल जी, मेरा अगला सवाल, अगर ऊंच नीच नहीं हुई, यहाँ का वोट वहाँ नहीं गिरा, यहाँ के लोगों का दिल, उनकी अंतरात्मा, क्योंकि अभी इस शब्द का इस्तेमाल बहुत होने वाला है कि अंतरात्मा के आधार पर वोट करिए, अंतरात्मा के आधार पर समर्थन करिए, तो ये जो अंतरात्मा है अगर इसने पाला नहीं बदला तो 2 सीटें आ रही ना कन्फर्म? आराम से आज की तारीख में और 19 तारीख में, दोनों तारीखों में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 19 तारीख की शाम को जो परिणाम आएंगे राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव में, उसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए आराम से मिलेगी। हमारा बड़ा लंबा फासला है बहुमत में, हमारे साथ में 107 विधायक हैं, और कांग्रेस पार्टी का जैसे आपने बताया 13 विधायक हैं। तो आत्मा की आवाज़ का तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं होता, इसलिए भी क्योंकि सभी सदस्य वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम कभी हुआ नहीं कि क्रॉस वोटिंग हुई हो। सभी अनुशासित और संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो हैं, ज्योतिरादित्य जी और सोलंकी जी, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। और आप तो इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं, राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया जब होती है तो प्रक्रिया में जो हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर होते हैं उनके सामने ही मतदान होता है। तो इस कारण से किसी प्रकार की कोई भी संभावना इसमें हेर फेर की नहीं है, और आज की तारीख में परिणाम स्पष्ट हैं और रिजल्ट खुला हुआ है, मान सकता है। गोपाल जी, ये तो ठीक बात है, लेकिन देश में चुनावों में क्या हुआ है या किस तरह के पुराने अनुभव भी रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं। इसी बीच में स्वागत करता हूं पीसी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक, सीनियर लीडर कांग्रेस के। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीसी शर्मा जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन हरीश जी उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, 67 की उम्र में भी गजब कॉन्फिडेंट, रिलैक्स दिख रहे हैं, अच्छी टी शर्ट में गोपाल भार्गव जी, लेकिन चिंता जो वो छिपा रहे हैं, और चिंता जिस बात की है वो ये कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगर अपने जो पुराने नेता हैं उनको नहीं संभाल पाए तो फिर 5 या 6 वोटों का हेर फेर है और 1 सीट गई। बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा, और मैं इसके पहले बताना चाहूंगा कि जो पूरा उलटफेर हुआ इसकी जड़ी राज्यसभा है। मतलब यदि राज्यसभा के लिए कांग्रेस अगर सहमत हो जाती और ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी घोषित कर देते समय से पहले, तो ये सब घटनाक्रम होता ही नहीं। आज जिस तरह भाजपा सरकार में आई है उसके पीछे कहीं नहीं कांग्रेस की लापरवाही रही है, और ये राज्यसभा चुनाव ही उसकी भूमिका बनी है, ये बेस है। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। आगे की बात करें कि भार्गव जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बड़े अनुभवी नेता हैं, वो एक एक चीज़ को जानते हैं। वो जो भीष्म पितामह की तरह अपने सिंहासन से बंधे हुए हैं, तो कैमरे के सामने नपातोला ही बोलेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आसिफ जी जो आप बता रहे हैं। सुबह तक के गणित कुछ और थे। सुबह तक ये खबर आ रही थी कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं और 4 तारीख को मंत्रिमंडल गठन होना तय माना जा रहा था। पहले 2 तारीख था, बाद में 3 से 4 हो गया, तो आज कैबिनेट बैठक दिल्ली में होने के कारण बाद में शाम तक अचानक नोटिफिकेशन का मामला आता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन कर दिया और अब 19 को राज्यसभा चुनाव होंगे। इससे पूरा गणित गड़बड़ा गया। और जो हमारी बात हो रही है वरिष्ठ नेताओं से सबसे, वो ऑफ द रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि अब सरकार के सामने ये चिंता है, भाजपा के सामने ये चिंता है कि अगर अभी मंत्रिमंडल गठन कर देते हैं और जो असंतुष्ट हैं, जो नाराज लोग हैं, वो कहीं ऐसा ना हो क्रॉस वोटिंग कर दें या मतलब पार्टी के खिलाफ मतलब इस तरह का कोई मैसेज कर दें जिससे कि राज्यसभा चुनाव में जो 2 सीटों की पक्के दावेदारी है भाजपा की, अभी 107 का इनके पास संख्या बल है और जो टोटल जो चाहिए 104, 52 विधायक एक राज्यसभा प्रत्याशी के लिए वोट डालेंगे, तो ऐसे 104 चाहिए, मतलब 3 अतिरिक्त हैं। तो ऐसे में कहीं गणित गड़बड़ा ना जाए
उधर कांग्रेस भी लगातार ताक लगाए हुए और लगातार प्रेशर बना रही है कि किसी भी तरह मंत्रिमंडल गठन हो। लगातार प्रेशर बनाया और जिसके चलते एक मिनी कैबिनेट बनी। कांग्रेस का कहीं दबाव रहा, उसका नतीजा मिनी कैबिनेट का रहा और लॉकडाउन के कारण मामला डलता रहा। लेकिन जैसे ही 15 दिन के अंदर माहौल बना और ये बात आई कि अब मंत्रिमंडल बनना है, तो सभी लोगों को लगने लगा उम्मीद अब हो जाएगा। और आज तो लगभग ये क्लियर हो गया था कि 4 तारीख को मंत्रिमंडल बन ही रहा है। लेकिन ये अचानक 19 तारीख वाला जो नोटिफिकेशन आ गया, इसने पूरा गणित जो गड़बड़ा दिया है, ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। और भार्गव जी भी इससे जुड़े हुए, चूंकि वरिष्ठ विधायक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे पहला नाम इन्हीं का आना है। मिनी कैबिनेट में कुछ दूसरे कारण थे, जातिगत क्षेत्रीय मामला था और कुछ दूसरे कारण से इस कारण से नहीं आ पाए, लेकिन उनकी दावेदारी मिनी कैबिनेट में भी थी। लेकिन इसमें निश्चित तौर पे तो भार्गव जी का निश्चित रूप से चिंतित होना जायज है। हालांकि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। कारण क्या है कि वो बड़े अनुभवी हैं और कई लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं और इसलिए जो उनका अनुभव है वो अलग बात है। लेकिन भाजपा के लिए भी चिंता की बात है किस तरह से मंत्रिमंडल को अभी बनाए या आगे टाले। इसको लेके मंथन शुरू हो गया है पार्टी के अंदर और यहां से लेके दिल्ली तक गणित बताए जा रहे हैं। अभी जिस तरह की बात सामने आ रही है कि पहले ये माना जा रहा था दिग्गज विधायक लिए जाएंगे और कुछ लोगों को सेट किया जाएगा, लेकिन अभी नई बात सामने जो आ रही है, संघ ने कुछ नाम दे दिए, 5-7 नाम, कुछ केंद्रीय हाईकमान ने नाम दे दिए हैं और भाजपा के नाम है ही, मुख्यमंत्री जी के खुद के भी खेमे के लोग हैं। संख्या सीमित है, दावेदार बढ़ गए हैं। अब उनमें से कैसे करें, नाम कटना बिल्कुल तय है। तो जो लोग नाम कट रहे हैं क्या हरीश जी सारी बातें अगर अभी बता देंगे, मैं आपको एक उदाहरण तो फिर आखिरी तक पीसी शर्मा जी और गोपाल जी को बताने लायक क्या कुछ रहेगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास हरीश जी, क्योंकि ये जो बातें हैं और जो ये दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं, ये दर्शकों को हम साथ साथ बताते भी चल रहे हैं और साथ ही देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं आपको। आप समझिए 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की, कुल 206 अभी मौजूदा हैं। 24 पर उपचुनाव होना है, 22 कांग्रेस के थे और जो 22 ने जो इस्तीफा दिया था उसकी चिंता आज तक इतनी है कि पीसी शर्मा जी अभी भी थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं। पीसी शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा हरीश जी ने कहा पीसी जी कि अगर सिंधिया को वो सीट दे दी गई होती तो आज ये स्थिति ना होती। आज एक सीट आपकी होती, एक और सीट भी आपकी होती, 2 सीटों पर आप लीड करते। लेकिन हुआ कुछ, होना कुछ था, हो रहा है कुछ और शायद होगा कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्री ये जो सीट दी जा रही थी इसमें कोई दो राय नहीं थी। और यहाँ पे गोपाल भार्गव जी बैठे हैं। पहले तो जो बताया हरीश जी ने कि 4 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार है, 3 को मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ अग्रिम कि वो मंत्री बने और ये मंत्रिमंडल बने जल्दी से जल्दी, ये हमारी शुभकामना है। और 52 वोट चाहिए विधायक उसके लिए और उसमें मतलब होता है 104, 94 कांग्रेस के पास हैं इस समय और 6-7 जो सब बीएसपी और ये सब जो गए हैं वो भी कहीं कहीं और इंडिपेंडेंट वो सब टच में हैं। तो ये मान के चलिए कि जब एक बार फ्लोर टेस्ट हुआ था मध्य प्रदेश की विधानसभा में, तब 2 भाजपा के, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि लोग शिफ्ट हो सकते हैं, 2 समय शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था। ये कमलनाथ जी ने समय सिद्ध कर दिया था। दूसरी बात क्या है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं पे भी जो वरिष्ठ नेता है वहाँ की जो पार्टी के लोग हैं प्रचार ले रहे हैं और ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये बात हुई थी कि इनके 10 लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, वो लिया नहीं गया और बार मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीखें लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारी शुभकामना है कि 4 तारीख को ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो। और एक चीज़ मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि भार्गव जी ने जरूर कहा है कि आज की तारीख में कहा है उन्होंने कि हमारी 2 सीटें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 19 जून की तारीख में 2 सीट कांग्रेस को मिलेगी। दिग्विजय सिंह जी और फूल सिंह बरैया ये दोनों जीत के आएंगे। ये आप 19 तारीख को देखेंगे। मैं आपसे नहीं पूछता कि प्रोग्रेस कहां तक पहुंची, मैं आपसे नहीं पूछता कि बातचीत किससे किस स्तर पर पहुंची, वो आपका अपना अंदरूनी मसला है पीसी शर्मा जी। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं,
नारायण त्रिपाठी साहब उसके बाद से दिखे ही नहीं। जिस दौर में सरकार गिरने वाली थी, 12 बजे मुख्यमंत्री से मैहर के विकास को लेकर बातचीत करने जाते थे। शरद कोल का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से वो नजर नहीं आए, या तो सीधा आपके संपर्क में और किसी के संपर्क में है ही नहीं। लेकिन ये जो वोट होते हैं इस तरह के, तो राज्यसभा में वोटिंग जब होती है तो किसी सदस्यता नहीं जाती, इसलिए ये डर किसी को है नहीं कि संस्था चली जाएगी या होगा। लेकिन ये दबाव, वो दबाव होगा कि आज मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 70-80 विधायक घूम रहे हैं, और जो 22 जो गए हैं उसमें से 2 बने हैं, तो 20 अलग रस्साकसी हो रही है। तो ये मान के चलिए कि ये जो राज्यसभा का चुनाव है, मुझे ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्रूशियल होगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हम, जो आपने कहा कि त्रिपाठी जी नहीं दिख रहे, उसके बाद कौन नहीं दिख रहे, ये लोग जो होते हैं इस तरह वोटर, ये दिखते नहीं है, उस समय भी नहीं दिखे थे विधानसभा में, लेकिन ये आए थे। तो इसी तरह के बहुत से वोट वहाँ पर आएंगे, जो लोग जिस चीज़ का इल्म नहीं कर पाएंगे वो चीज़ वहाँ दिखेगी, और कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि हम लोग 2 सीट राज्यसभा की पूरी जीतेंगे। ठीक, सियासत में आज एक नई परिभाषा दी। अब तक हमने सुना था कि वोटर साइलेंट होता है, मौन होता है, लेकिन वोटर इनविजिबल भी होता है, गायब भी होता है। ये भी पीसी शर्मा साहब ने बता दिया। खैर, मैं पीसी शर्मा साहब इस पर लौटूंगा आपके पास। गोपाल भार्गव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो इसका मतलब ये कि अगर 19 से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ या नहीं हो पाया, तो मतलब आप दबाव में हैं। आपको ये चिंता है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो कहीं ऐसा ना हो कोई खेमा रूठ जाए, और फिर उसी रूठे हुए खेमे पर तो पीसी शर्मा जी की नजरें हैं। गोपाल जी, देखिए, कयासबाजी है। अभी मंत्रिपरिषद का गठन कब होगा, कब नहीं होगा, 4 तारीख या 5 तारीख, ये सब अपना आकलन है, हमारा परस्पर आकलन है। पार्टी नेतृत्व तो क्या तय करता है, मुख्यमंत्री क्या तय करते हैं, उसी पे सब निर्भर करेगा। जहाँ तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है या संतोष का सवाल है, जो जैसा आपने बताया 4-5 लोग इधर से उधर कर सकते हैं, मैं लगभग 37-38 सालों से लगातार विधायक, मैंने लगभग हर 2 साल में द्विवार्षिक ये चुनाव होते हैं राज्यसभा के, मैंने कम से कम 18 बार मतदान किया है। 18 बार के मतदान में मुझे स्मरण नहीं कि कभी बीजेपी का एक भी विधायक क्रॉस वोटिंग में शामिल रहा हो या क्रॉस वोटिंग की हो, मुझे याद नहीं। तो हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि हमने कभी पार्टी संगठन से या पार्टी की विचारधारा से या पार्टी के निर्देश से अलग होकर किसी प्रकार का कोई कभी मतदान नहीं किया, और सोचा भी नहीं इस बारे में। उस कारण से मैं अभी ये कहूँगा एक कयासबाजी है, और एक प्रकार से जो ये आशंका है निर्मूल है। पहले भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, उसमें कोई समस्या नहीं। बाद में हाईकमान मुख्यमंत्री करना चाहें तो करें। 2-2.5 महीने जब वेट हुआ है, प्रतीक्षा हुई है, और भी सदस्य कर लेंगे, लेकिन पहले करें या बाद में करें, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आराम से 2 सीटें जीतेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई भी संदेह। गोपाल जी, निश्चित तौर पर आपका तजुर्बा ये तो ख्याली पुलाव है, पर कुछ। लेकिन समस्या ये है सर कि पहली बार जो चीजें होती हैं फिर वो पहली बार ही होती हैं। पहली बार ही हुआ कि एक विधायकों का जो गुट है वो जयपुर में रुका, पहली बार ही हुआ कि एक विधायकों का जो गुट है वो बेंगलुरु में रुका, एक विधायकों का गुट मानेसर पहुंच गया, गुड़गांव वहां रुका, और विधायक रिसोर्ट पॉलिटिक्स, ये भी तो एमपी में पहली बार हुआ। आप मुझसे पहले जानते हैं। हाँ, ये बात जरूर है। डिफेक्शन, इतना पास डिफेक्शन शायद पूर्व में मुझे देखने के लिए नहीं मिला। 67 का जरूर उदाहरण है, संयुक्त विधायक दल की जब सरकार बनी थी उसके पूर्व में, लेकिन उस समय में विधायक नहीं था। लेकिन उसके बाद से मुझे यहाँ तक स्मरण है कि कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है, और इस कारण से ये बात आपकी कहना सही है कि ये कई बातें जो है पहली बार होती हैं, लेकिन इस विषय में
राज्यसभा के चुनाव के विषय में मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी संभावना या आशंका दूर दूर तक नहीं है, बल्कि कांग्रेस अपने सदस्यों के लिए संभाल रहे। हमारे पीसी भाई साहब हैं, पीसी शर्मा जी हमारे भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने विधायकों के लिए वो अपने साथियों के लिए संभाल के रखे। पता नहीं कब कौन स्लिप हो जाए, कब कौन फिसल जाए, क्योंकि फिसलन इस समय कांग्रेस में बहुत तेजी से चल रही है पिछले 2-3 महीनों से। मॉनसून वैसे भी आने वाला है, आशंका नहीं होती इनके लिए। 15 जून के आसपास बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मॉनसून आ जाएगा, बारिश आएगी तो फिसलन बढ़ जाएगी। 19 जून को चुनाव होना है। पीसी शर्मा जी 22 तो पहले ही चले गए, मॉनसून आने वाला है, फिसलन बढ़ जाएगी। गोपाल जी कह रहे हैं थोड़ा सा मजबूत रखिएगा विधायक अपने। निश्चित तौर पर गोपाल भार्गव जी बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और 38 सालों से विधायक हैं। मैं उनकी बात को कोई काटूंगा नहीं। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो बात कही है उस बात में बड़ा मैं समझता हूँ कि राजनीति में इन सब चीज़ों को वजनदार माना जाता है। पर ये सही है कि जैसा आपने ही कहा कि इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि बीजेपी के लोग कभी गुड़गांव में रुक रहे हैं, कभी रिसोर्ट में रुक रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं शक था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है अपने विधायकों पे, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंट है तो मैं समझता हूँ 4 तारीख को जो डेट दी है या 2 को जो डेट दी है उसमें विस्तार हो जाना चाहिए। और मैंने पहले ही इसलिए गोपाल जी को शुभकामनाएं दी कि मंत्रिमंडल गठन हो, 4 तारीख को वो मंत्री बने, वरिष्ठ मंत्री बने, जबकि उनको पहले ही दौर में आना था। नेता प्रतिपक्ष जिनके पीछे सब पूरा विधायक दल था भारतीय जनता पार्टी का पिछले 1.25 साल से, और उनको तभी आना था, लेकिन जो भी स्थितियाँ रही ये नहीं हो पाया। लेकिन मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस समय जो कांग्रेस विधायक दल है जो ये पूरा एकजुट है। और दूसरे ये मान के चलिए कि जो गणित मैं देख रहा हूँ अपने एक अल्प अनुभव के आधार पे, उसमें पूरी संभावना है कि 19 जून को 2 राज्यसभा में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी और फूल सिंह बलैया दोनों पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे। पीसी शर्मा जी देखिए, आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां सियासत अभी तक तो बहुत अच्छे मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है, वहां किसी नेता को अहम जिम्मेदारी मिले, इसके लिए जितना पार्टी में समर्थन की आवश्यकता होती है, विपक्ष के भी उतनी ही समर्थन की आवश्यकता होती है। पीसी शर्मा जी, पता नहीं आपने कितना जोर लगाया कि गोपाल भार्गव जी ना तो उस वक्त जो नेता प्रतिपक्ष थे वो नेता पक्ष रहे, और उसके बाद ना ही जो मिनी कैबिनेट आई उसमें उनका नाम रहा। अब की बार शुभकामनाएं जरूर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ गोपाल जी हैं, पीसी शर्मा जी, और हम बात ये करेंगे कि क्या उपचुनावों से पहले राज्यसभा का ये चुनाव सेमीफाइनल है क्या। एक छोटे से ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं। वह भी है, उनकी लाइन लंबी है, सीटें कम हैं, और कई लोग ऐसे हैं भाजपा के कई नेता जिनसे हमारी बात हुई जो कैमरे के बाहर बात कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि हमारी जिसमें उम्र 60, 65, 70 साल हो गई, आखिरी मौका आएगा, अपनी बन पाए तो कभी नहीं बन पाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे। हमें आश्वासन पे आश्वासन मिला, 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं, तो अंतिम मौका है तो वो अवसर खोना नहीं चाहते। विंध्य की बात करें, विंध्य में बहुत लंबी संख्या लाइन लगी हुई है। बुंदेलखंड की बात करें, जहाँ से गोपाल भार्गव जी आते हैं, सागर में ही 2-3 कद्दावर नेता, रघुवीर राजपूत ऑलरेडी मंत्री बन गए। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, वहाँ 7 मंत्री बन रहे हैं एक साथ। वो एक बैलेंस जो है बिगाड़ रहा है ग्वालियर चंबल, क्योंकि सिंधिया जी की कार्यमंडल कि वहाँ पे सिंधिया जी के और शिवराज जी के वो भाजपा के मिला के, सिंधिया समर्थक भाजपा, ये मिला के 7 विधायकों का जो मंत्री बनने का जो टारगेट आ रहा है, उससे पूरा समीकरण गड़बड़ा रहा है। इंदौर की बात करें, तुलसी सिलावट बन गए 2015 से, कैलाश विजयवर्गीय की बात से कोई मंत्री नहीं बना, तो ऐसे में सिंधिया समर्थक मंत्री बन गया, वहां के लोगों का लंबी लाइन लगी हुई है। तो कुल मिला के असंतोष की अंदर ही अंदर बहुत जबरदस्त आग दहक चुकी है। अब सरकार या भाजपा की चिंता इस बात की है कैसे भी करके इसको बैलेंस किया जाए। लगातार प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सुहास भगत,
शिवराज सिंह चौहान, ये लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार बैक टू बैक बैठक हो रही है। सुबह पहुंच जाते हैं भाजपा कार्यालय शिवराज सिंह चौहान जी, कभी मंत्रालय पहुंच जाते हैं संगठन महामंत्री सुहास भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, लेकिन बैठकें अभी तक लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई। उसकी वजह है कि हर बार हर बैठक में कोई नया नाम आना, हर बैठक में कोई नया प्रत्याशी निकल के आना, इसको अगर काटते हैं तो इसकी वजह से असंतोष फैल रहा है। इतनी सारी उलझनें हो गई हैं कि इसको सुलझा पाना भाजपा के लिए। अब ऐसे में अचानक 19 तारीख से चुनाव आयोग के जो नोटिफिकेशन हो गया राज्यसभा का, वो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब भाजपा देखना होगा कि भाजपा हाईकमान और भाजपा के रणनीतिकार हैं वो किससे किस तरह से देखते हैं। क्या 18 दिन और, जैसा कि अब गोपाल भार्गव जी ने कहा कि 2 महीने टला है तो 18 दिन और टल जाएगा, क्या 18 दिन और इंतजार करेंगे? अगर ऐसा होता तो भाजपा में आपको बताना चाहूंगा एक बात तो बीच में रह गई थी, सिंधिया समर्थक बड़े बेचैन हैं। जल्दी आजकल में कुछ लोगों की बैठक हो चुकी है और आजकल में फिर बैठक होने वाली है। और हमारे पास जो खबर आई है, अभी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं बिसाहू लाल सिंह जी की, उन्होंने ये बात बोली है अपने अनूपपुर में अपने समर्थकों से कि भैया मंत्री विधायक पद छोड़ के आए इस बात के लिए कि हमें मंत्री बनना है, लेकिन अभी तो हम जनता बीच में नहीं जा पा रहे, कब तक टलेगा? तो वो बैठकों में भी अपनी बात बता चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर बता चुके हैं। ये तो अंदर खाने की बात है, लेकिन विद्रोह लगभग दिख रहा है। रायसेन की बात करेंगे, सांची विधानसभा की। आज वहां के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा कि हमें हमारा प्रत्याशी मुदित सेजवार चाहिए, युवा प्रत्याशी। मुदित सेजवार वो हैं गौरीशंकर सेजवार के पुत्र हैं, जो पूर्व में चुनाव 2018 में लड़े थे और वो हार गए थे और प्रभुराम जी जीते थे। अब प्रभुराम जी की दावेदारी ऑलरेडी घोषित हो चुकी है। संगठन महामंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बोल चुके हैं जो सिंधिया के समर्थक आए उन्हीं को टिकट मिलेगा। उसके बावजूद भाजपा जिला युवा मोर्चा का बयान आना अपने आप में भाजपा अनुशासन की पार्टी कही जाती है, कार्डर बेस्ड पार्टी कही जाती है। अब ये बयान सार्वजनिक बयान आ रहे हैं मीडिया के सामने, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दीपक जोशी का उदाहरण हमारे सामने, वो खुले में बोल चुके हैं कि मुझे मैदान चाहिए खेलने के लिए, या तो भाजपा दे या फिर कोई दूसरा विकल्प हो, दूसरे मैदान में जाऊंगा। लगातार भाजपा में 2 बार बैठक की बात हो चुकी, दीपक जोशी जी बुलाया जा चुका है। पहले बार में संगठन के सुहास भगत और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बात की, मामला जमा नहीं तो वापस शिवराज सिंह चौहान ने खुद ने बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने। तो कुल मिला के अंदरूनी कुछ नाम सामने आ गए हैं, कुछ बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अंदर जो लोग नाराजगी है वो अभी दबी हुई है। तो अब ऐसे में मंत्रिमंडल अगर यदि गठन हो जाता है तो निश्चित तौर पे मुश्किल हो सकती है राज्यसभा चुनाव में, और राज्यसभा चुनाव में अगर परेशानी होती है, क्रॉस वोटिंग होती है, तो फिर सरकार कोई अल्पमत में होगी। भाजपा और कांग्रेस भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात आसिफ नोटिस की ने की, गोपाल भार्गव जी ने एक संकेत दी है कि कांग्रेस संभल के रहे, बारिश आने वाली फिसलन वाली बात है। ये बात भी सही है। उसमें दरअसल ब्रेक का वक्त हो गया था, वरना मैं फिसलता नहीं, आपको पता है हरीश जी, मैं जमा हुआ हूं और उस पर मैं अभी आऊंगा गोपाल जी से। 22 तो ले ही गए हैं और अभी कितनों की तैयारी है। मैं हरीश जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास, बड़े गहरे हैं। बिल्कुल हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पीसी शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। पीसी शर्मा जी, सरकार चली गई, 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब राज्यसभा से एन पहले गोपाल भार्गव जी एक संकेत और दे रहे हैं, जो मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा भी था कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल कर रखे। ये क्या उपचुनाव से पहले का सेमीफाइनल है क्या ये चुनाव? और आपकी जो कोशिशें हैं, जिन कोशिशों का आप जिक्र कर रहे थे या जिनका संकेत दे रहे थे, वो इतनी मजबूत हैं कि जनता तक एक स्ट्रांग संदेश पहुंचे कि अभी कमलनाथ सरकार 5 साल विपक्ष में रहने वाली नहीं है? देखिए, जिस तरह से देवेडकर जी ने अभी पूरी विश्लेषण दिया कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से जो विधायकों की और जो वरिष्ठ नेताओं की घुटन हो रही है, चाहे दीपक जोशी का मामला हो, चाहे सेजवार जी का मामला हो, या पूरे जो 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की, एक से एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा था, इनसे हारा था, जिनको टिकट तय कर दिया है, जो सिंधिया कैंप के थे। और ये जो कुछ भी हुआ, ये जनमत का मामला नहीं है, धनमत का मामला है। हाउस ट्रेडिंग हुई, लंबी खरीद फरोख्त हुई, उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार को तोड़ा गया है, उसको हटाया गया है। लेकिन ये मान के चलिए, अंगद के पैर की तरह कमलनाथ जी आज अभी भोपाल में हैं और वो ये 24 सीटों के लिए पूरी तैयारी उनने कर रखी है। और जहाँ तक भार्गव जी कह रहे हैं कि बरसात आ रही है, मानसून आ रही है, फिसलन न हो, तो यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है आज। कांग्रेस के साथ अब वो नहीं है, जो फिसलना था फिसल गए।
चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग में फिसले, चाहे खरीद फरोख्त में फिसले। तो ये जो अब स्थिति वहां पर ये आ गई है ग्वालियर चंबल संभाग में कि किसकी दादागिरी चलेगी अब बीजेपी में। 3-3, 4-4 बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले से। अब वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए हैं। अभी तो इनको भारतीय जनता पार्टी के विधायक पचा नहीं पा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। और ये मान के चलिए कि जो विस्फोट और विद्रोह होगा, बरसात होगी, उससे फिसलन नहीं होना है। हमारे यहाँ तो फिसलन का सवाल ही नहीं है। जो फिसलना था फिसल गया। इस बात में दम तो है पीसी शर्मा जी, और आपने एक अच्छी बात कही है और कि उस दौर में जितनों को फिसलना था वो फिसल गए, और जितनों को आपके साथ रहना था वो आपके साथ रह गए। पीसी शर्मा जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लेकिन गोपाल जी इसका जवाब चौंकाया। हाँ, ये हमने पहले चौंकाया था, कमलनाथ जी ने चौंकाया था कि 2 लोग जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो 2 कांग्रेस के पक्ष में आ गए थे। और आज ये मंत्रिमंडल की जो दौड़ चल रही है, मैं तो कहना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करें और अपने विधायकों पे विश्वास करें। अगर ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है 19 तक, तो ये मान के चलिए कि इनको अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। जो चीज भार्गव जी ने अभी कही कि 38 साल में हुआ, लेकिन अभी ये सिद्ध करेगा। पीसी शर्मा जी, आप भी जानते हैं कि अगर आज आप सत्ता में होते और मैं आपसे सवाल पूछता मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्या, तो आप भी वही बात कहते, गोपाल भार्गव जी भी वही करेंगे कि मेरे बस की नहीं है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सीधा टाल देते, आप भी टाल देते कमलनाथ जी पर, वो टाल देंगे शिवराज जी पर। खैर, मैं सवाल वही पूछता हूं जिसका जवाब मुझे मिल सके। मैं गोपाल भार्गव जी आपके पास आ रहा हूं। पीसी शर्मा जी ने एक बड़ी स्ट्रांग बात कही सर। उन्होंने कहा कि उस दौर में जिसको आप शुभ काल कह सकते हैं, उनके लिए संकट का काल था। उस दौर में जितनों को फिसलना था फिसल गए, जिनको हमारे साथ रहना था वो हमारे साथ बने हुए हैं, वो ये कहते हैं। तो फिसलन आप अपने यहां बचाइए, अपने विधायकों को बचाइए। गोपाल जी। हेलो। हाँ जी जी। देखिए, हमारे पीसी शर्मा जी जो कह रहे हैं, सच बात तो यह है कि कांग्रेस में बहुत खोखलापन है। यदि खोखलापन नहीं होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी की वोट दिग्विजय सिंह जी के बजाय फूल सिंह भरैया जी के लिए क्यों नहीं तय करते। इनको मालूम है कि इनके दूसरा कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने जो मुख्य, जिसको हम पहिया कहते हैं, उसकी जगह उन्होंने स्टेपनी लगा के रखी हुई, स्टेपनी की जगह मुख्य पहिया लगा के। जिन लोगों के लिए विजय की, जीत की पूरी तरह से गारंटी होती है, वो अपने दमखम के साथ में दोनों उम्मीदवार उतारते हैं। और जो बड़ा नेता होता है, वो बड़ा नेता सेकंड प्रायोरिटी के लिए आप अपना नाम रखवाता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए जो अपेक्षाकृत कमजोर नेता होता है उसके लिए रखवाता है, या जूनियर नेता होते हैं उनके लिए रखवाता है। फूल सिंह भरैया जी अनुसूचित वर्ग के नेता हैं और काफ़ी संघर्षी नेता है, तो मैं कहूँगा कि उनका नाम फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए रखें, और यदि जीत की गारंटी है तो सेकंड प्रायोरिटी के लिए दिग्विजय सिंह जी का नाम रखें। तो यदि ये नहीं रखते हैं तो इसका अर्थ ही है कि सब खोखलापन है और ये सिर्फ कयासबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने फिर कहा कि हमारी वोटें और ज्यादा ही रहेगी। नहीं, इस पे पीसी शर्मा जी आपत्ति कर सकते हैं गोपाल जी, वो कह सकते हैं कि आपने लोकसभा में तो जाने नहीं दिया, राज्यसभा में भी नहीं जाने देंगे क्या? अभी मैं तो चाहता हूं कि मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी, मेरी ओर से तो हमेशा, लेकिन लोकतंत्र तो संख्या बल से चलता है, डेमोक्रेसी है, ये तो सिरों के गिनने का और मंडियों के गिनने का खेल है। ठीक, गोपाल जी मैं इस पर एक सवाल पूछता हूं कि मंडियां जिसके पक्ष में आपने जो बात कही अभी गोपाल जी, आपने कहा कि लोकतंत्र संख्या बल पर चलता है। पीसी शर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सर पीसी शर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। कम से कम कांग्रेस ने अपने एक सीनियर लीडर को रिपीट किया, दिग्विजय सिंह को उन्होंने रिपीट किया, फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया। इसका मतलब दिग्विजय सिंह की सीट पक्की, फिर वो 6 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई इसमें दो राय नहीं, दो मत नहीं। आपसे सवाल ये कि ग्वालियर चंबल से ही एक ऐसा नेता जिसको आपने राज्यसभा भेजा,
उसकी सीट खाली हुई और उसकी सीट पर आपने ग्वालियर चंबल का ही एक और नेता अब प्रायोरिटी में रख दिया है। वो जो कांग्रेस छोड़कर आपके यहाँ आया, एक तो वो नाराज है इसलिए कि आपने उसी इलाके से एक नेता को पार्टी ज्वाइन कराई, और दूसरा इसलिए नाराज है कि आपने उन्हीं की सीट पर उन्हीं को प्रायोरिटी दे दी। आवाज नहीं आ रही। गोपाल जी सुन पा रहे हैं क्या सर आप? सवाल बहुत अहम है ये। रिपीट कर दे जरा। मैं प्रभात झा साहब का जिक्र कर रहा था कि प्रभात झा साहब जो जिंदगी भर सिंधिया को कोसते रहे, उनके खिलाफ कैंपेन चलाते रहे, चुनाव लड़वाते रहे, तमाम कस्में खाते रहे, कार्यकर्ताओं के साथ पसीना बहाते रहे। आपने एक तो सिंधिया को कांग्रेस ज्वाइन कराई, दूसरी बात यह कि उनकी सीट खाली हुई तो सिंधिया को आपने राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया। उनका नामो निशान तक नहीं दूर दूर तक। वो आजकल कह भी रहे हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अब ये जहां तक उम्मीदवारों के तय करने का और उनके चयन का प्रश्न है, ये भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है, हाईकमान करता है। इस मामले में ना मैं कोई दखल देने का पात्र हूँ, ना मेरी कोई इस मामले में भूमिका रहती है। प्रभात जी भी हमारे लिए बहुत ही वरिष्ठ हैं, सम्मानी हैं और हमेशा हमारे आदर के पात्र रहे हैं। हो सकता है आगे कोई ऐसी संभावना हो जिसमें प्रभात जी को उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, इतना मैं मान के चलता हूँ। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि शायद, जिनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन शायद सिंधिया जी अपरिहार्य हो गए थे, इस कारण से उनके लिए उम्मीदवार बनाया गया पार्टी। मैं लौट रहा हूँ आपके पास ये, लेकिन सुन के प्रभात झा साहब को भी बड़ी राहत मिली होगी। उनके मन में जो चीज़ें चल रही होंगी, शंकाएं होंगी, उसको लेकर गोपाल भार्गव साहब अगर ये कह रहे हैं कि कुछ नई जिम्मेदारी ज़रूर कुछ तय कर रखी होगी, सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी, तो नेताओं को इस तरह के जो शब्द हैं उनसे बड़ी हिम्मत मिलती है। खैर मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। हरीश जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, पीसी शर्मा जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। हरीश जी मेरा आपसे एक सवाल, सिर्फ एक नाम है प्रभात झा, ऐसे बहुत से नाम हैं और उनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो प्रभाव रखते हैं न सिर्फ अपनी सीट पर, अपने आसपास की कई सीटों पर, और जो बड़ी दमखम से इस बार मंत्री पद की चाहत रखते हैं। जैसे विंध्य से मुझे एक नाम नजर आता है, गिरीश जी, सीनियर विधायक हैं, चक्कर भी लगा चुके हैं, अपनी दावेदारी भी जता चुके हैं। विंध्य से ये मैंने सिर्फ एक नाम लिया है, अभी तो मैंने ग्वालियर चंबल और आपका बुंदेलखंड कहीं मैंने छुआ ही नहीं। हालांकि एक रैली से तो हमारे साथ गोपाल जी बैठे हुए हैं, वो तो बाकी चीजें हैं। मैं तो विंध्य से सिर्फ एक नाम लिया है और ये कहानी करीब करीब हर संभाग में है। बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे गोपाल भार्गव जी ने कहा कि अपरिहार्य हो गए थे और सिंधिया जी को आप सिर का ताज बना दिया भाजपा ने, और सिंधिया को जी को बड़ा महत्व दिया गया। लेकिन ग्वालियर चंबल क्या उनका क्षेत्र है, सिंधिया जी प्रभाव वाला क्षेत्र, और उसका हेडक्वार्टर है ग्वालियर। मैं दो उदाहरण आपको बताता हूं कि भाजपा उसको अभी तक अपना नहीं पाई सिंधिया जी को। उसके लिए पहला उदाहरण ये है कि जब कांग्रेस ने पोस्टर लगाए उनके खिलाफ गुमशुदगी के कि गायब हैं, गुमशुदा हैं, तब उस मामले में FIR होती है भाजपा की, तो उसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष जाते हैं और बाकी सिंधिया समर्थक जाते हैं। भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे वहां बताने में, केवल जिलाध्यक्ष थे भाजपा के और सिंधिया समर्थक। मतलब दूसरा घटनाक्रम होता है कि जिसमें विज्ञापन छपता है भाजपा के सरकार का 1 साल होने मोदी सरकार का, उसमें सिंधिया गायब होते हैं। ग्वालियर जो हेडक्वार्टर है सिंधिया, जहां के रहने वाले हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र है ग्वालियर चंबल संभाग। तो ये आपको दिखाता है भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर क्या चल रहा है। मतलब सिंधिया को बड़े ही वरिष्ठ नेताओं ने, दिल्ली के हाईकमान नेताओं ने या प्रदेश के टॉप नेताओं ने अपने राजनीतिक समीकरणों के चलते पार्टी के साथ शामिल कर लिया हो, लेकिन कार्यकर्ता अपने दिल में नहीं बता पाया, कार्यकर्ता के दिल से अभी दूर हैं। ये जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है, मतलब भाजपा के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। यही वजह मंत्रिमंडल गठन को जो अड़चने आ रही है यही वजह से आ रही हैं। और जैसा आपने कहा संभाग में गिरीश गौतम का नाम लिया, गिरीश गौतम जी वो शख्स हैं जिसने मीडिया में भी खुल के कहा, संगठन में बात हुई उन्होंने खुल के कहा मुझे मंत्री बनना है, नहीं बना है तो वो दूसरा विकल्प मेरे सामने है। नागेंद्र सिंह नागोद, नागेंद्र सिंह गुड़ और ऐसे कई नाम हैं, मतलब जो अपन नाम लेंगे लंबी फहरिस्त है जिसमें खुल के बात कर रहे हैं। और भिंड से भी बात करेंगे तो अरविंद भदौरिया की बात करेंगे, वो अरविंद भदौरिया प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, इनकी अदावत खुलेआम है, वो भी मतलब बोल चुके हैं दबे चुपे। और ऐसे कई नाम है, अब लेके बैठेंगे तो जो खुलेआम बोल चुके हैं, चेतावनी भरे लहजे बोल चुके हैं कि अगर हमें नहीं बनाना तो आप बता दो।
दूसरा विकल्प देंगे। तो ये भाजपा के लिए, भले ही भाजपा कांग्रेस पार्टी भले ही ना जाए भाजपा छोड़ के, लेकिन हाल फिलहाल तो चिंताएं बढ़ा दी इनकी धमकी ने। तो भाजपा उसी गणित फेर में लगी हुई है, कैसे करे। तो ऐसे में वही सवाल जहां से हम शुरू हुए थे वहीं खड़े हो गए, क्या राज्यसभा के बाद मंत्रिमंडल गठन होगा या पहले? ये भाजपा के लिए एक बड़ा बेचैनी भरा मामला है, और भाजपा कैसे सुलझाएगी ये भी मतलब हमें देखना होगा, देखना पड़ेगा सर। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पीसी शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। पीसी शर्मा जी, आप शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि 2 तारीख को कर दीजिए, 4 तारीख को कर दीजिए, 18 को भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद को संभावनाएं नजर आती हैं? क्योंकि सियासत में अमूमन इस तरह के हालातों में इन चीजों को टाल दिया जाता है। आपका भी मंत्रिमंडल पूरा नहीं हो पाया था सर 1.5 साल की सरकार में भी। ये नहीं हुआ था कि पहले एक मुख्यमंत्री बन गए, फिर 5 मंत्री बन गए, फिर बना ही नहीं पाए, ये स्थिति नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही अभी, आपने उत्तर विहीन कर दिया गोपाल भार्गव जी को, जब आपने ये कहा कि जब एक जो अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार लड़ते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, उनको क्या सम्मान होगा? उनकी सीट से उनको भेजा जा रहा है जो हमेशा लड़ते रहे, और दूसरी तरफ उनको भी सम्मान नहीं मिला और भार्गव जी को भी सम्मान नहीं मिला। जो नेता प्रतिपक्ष है उसको आप सम्मान नहीं दे सकते, तो क्या सम्मान की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बात कही उसको आगे बढ़ाऊंगा कि किस तरह से नहीं बचा पा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पोस्टर लगा गुमशुदा का, तो उनका उत्तर था कि वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। अरे जनप्रतिनिधि तो जो एक बार चुन के आ गया, कई बार चुनाव मंत्री रहा हो तो जनप्रतिनिधि है। तो उन्होंने कहा कि वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, और बाकी बात नरेंद्र दिवाकर जी ने बताई। तो यही अमूमन स्थितियाँ वहाँ बनी हुई हैं, और ये मान के चलिए कि ऐसा अंतर्विरोध इसके पहले कभी नहीं देखा गया। ये सरकार उधार की सरकार है, जो जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त जो सरकार बनी जोड़ तोड़ की है, और इसमें कोई वरिष्ठ नेताओं का सम्मान हो, ये हो, ये सब चीज़ें खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी। और यही सब चीज़ें मैं एक चीज़ और उन्हें अभी कहा कि दिग्विजय सिंह जो नंबर 2 पे क्यों नहीं करते, तो आप अगर कन्फर्म्ड हो कि आपकी दोनों सीट जीत रही है, तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेकंड पे ले आइए ना, सोलंकी जी को नंबर 1 पे ले आइए। आपके पुराने कार्यकर्ता है, आरएसएस के आदमी है, उनको नंबर 1 पे क्यों नहीं लाते? अगर कॉन्फिडेंट है आप, इनको नंबर 2 पे लाइए अगर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। तो ये क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, जो हमसे सवाल पूछ रही है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति जो बन रही है, इसमें दोनों सीट हम जीतेंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। नेले पे देला, और ये अब पीसी शर्मा जी ने सवाल उठाया है कि दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता, आप कह रहे हैं कि उनको सेकंड प्रायोरिटी पे ले आई, सेकंड नंबर पे, तो फिर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेकंड नंबर पर लाने का रिस्क ले सकते हैं क्या? सोलंकी, जैसा आपने बरिया साहब के लिए अच्छा कहा गोपाल जी, सोलंकी साहब की भी तो अपने ही कार्यकर्ता हैं, तो आप उनको ले आइए प्रायोरिटी पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जन जन के नेता हैं, तो नंबर 2 पर ले आइए, जीती जाएंगे। देखिए, मैंने जो बात कही थी, ये जो डिबेट हो रही है पूरी, ये डिबेट हम मेरे और आप सभी के और पीसी शर्मा जी के साथ में हो रही है। ना मैं हाई कमान हूँ और ना मैं संसदीय बोर्ड में हूँ, ना मैं निर्णायक हूँ, और ना पीसी भाई हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये हम दोनों का विषय नहीं है, इसको तो नेतृत्व तय करेगा। और मुझे जहाँ तक स्मरण है, ये बातें तो जो सरकार गिरी थी कांग्रेस पार्टी की, उसके पहले तय हो गई थी ये सारी बातें। तो इसके बारे में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये कयासबाजी है, ये सब हम लोगों का एक प्रकार से मन का आकलन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं आज एक दावे के साथ में कह सकता हूँ कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम के साथ में जीतेगी। जहाँ तक विधायकों का प्रश्न है, राजनीति में कोई भी रहता है तो उसकी इच्छाएं रहती हैं, उसकी आकांक्षाएं रहती हैं। राजनीति में आने वाला आदमी कोई साधु महात्मा नहीं होता, और इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी इच्छाएं जाहिर करना हर व्यक्ति को मतलब करना भी चाहिए, और उसका अधिकार भी है।
और मैं मान के चलता हूं कि उसको यथास्थान अपनी बात पहुंचाना भी चाहिए। लेकिन जब 107 लोगों के बीच में या 100 लोगों के बीच में कोई विषय आता है तो उसमें से सीमाएं होती हैं, एक दायरा होता है, एक बाध्यता होती है कि हम 32 या 33 लोगों के लिए चयनित करें। तो मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोग तो छूट ही जाते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी जो लोग छूटे उसी कारण सब हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन नाराज है कौन प्रसन्न है ये तो परिणामों के बाद पता चलेगा। जब इस प्रकार की कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कांग्रेस में जहां तक नेताओं का वो मान्यता का सवाल है, अब ज्योतिरादित्य जी का फोटो कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे, लापता है कि नहीं पता है, कौन सी भूमिका है उनकी, ना वो कोई निर्वाचित विधायक है ना वो सांसद है ना कुछ है। आप क्यों ढूंढते फिर रहे उन्हें? जब आप लोगों ने हरा दिया या उनके क्षेत्र के लोगों ने उनके लिए नहीं जिताया तो अब वो कौन सी अधिकार के साथ वो उनसे इच्छा कर रहे हैं कि ठीक सर, आप हमें दिखेंगे। ये देखिए बड़ा दिलचस्प है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए महल में या बाहर अधिकारियों की मीटिंग लें, बैठक लें, तो फिर वो जन जन के नेता हैं, पूर्व सांसद, दिग्गज नेता हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन जब बीजेपी में आ जाएं तो वो जनप्रतिनिधि नहीं है, इसलिए उनका पोस्टर पर तस्वीर नहीं होगी। ये भी बड़ा दिलचस्प है। और एक बात और, सियासी पंडित हैं गोपाल भार्गव बहुत बड़े, इसके साथ साथ सियासी ज्योतिष भी। याद करिए उन चंद नामों में से एक गोपाल भार्गव थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कमलनाथ सरकार गिर जाएगी, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। हुआ वही। आज गोपाल जी फिर एक भविष्यवाणी कर गए हैं और कह रहे हैं कि पीसी शर्मा साहब मानसून आने वाला है, विधायक संभाल के रखिएगा। खैर शुभकामनाएं पीसी शर्मा साहब आपके साथ भी हैं, गोपाल जी आपके साथ भी। वक्त खत्म हुआ, बहुत शुक्रिया सर, गोपाल जी, पीसी शर्मा जी, हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।